Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सभी पीडीएफ पाने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक मैंने हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप किसी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस एक वो है कि जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे एक काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम भी शुरू हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ, आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो। ठीक है, यू सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ठीक है, इस टाइप से कंडीशनल सेंटेंस इसको बोला जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सफल होना की कड़ी जो है मेहनत पर निर्भर कर रही। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे पर क्या करे? निर्भर करे, उसे क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में नीचे कुछ शर्त पूर्वक शब्द आवश्यक दिखते हैं। ठीक है, हमेशा आपको दिखेंगे, जैसे इफ़ हो गया पहला। ठीक है, दूसरा होगा प्रोवाइडेड यानी बशर्ते। ठीक है, दूसरा एज सुन एज, नो सूनर देन। ठीक है, इनका प्रयोग होगा व्हेन। ठीक है, अनलेस और अनटिल, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होगा। ठीक है, चलते हैं प्रयोग देखते हैं कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला इफ क्लास, दूसरा मेन क्लास। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला कि इफ क्लास इन प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, और दूसरा इफ क्लास इन पास्ट टेंस, और तीसरा जो होता है इफ क्लास इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चौथा जो इसमें दिखा रहा है तो अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, बाकायदा उस हिसाब से तीन ही प्रकार के होते हैं। तो पहला देते हैं ए नंबर, देखते हैं इफ़ क्लास इन प्रेजेंट टेंस। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा इसके बाद जो तुरंत आएगा सिंपल प्रेजेंट के बाद वो सिंपल फ्यूचर ही आएगा। एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं बताऊंगा। आप देखते हैं कुछ नोट पॉइंट दिए हुए हैं। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ क्लास सिंपल प्रेजेंट में होते हैं और मेन क्लास जो होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा, यानी पहला जो सेंटेंस है क्या कर रहा? मैं जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा, तो ये निर्भर किस पे करता है? दूसरे सेंटेंस पे निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में ये दिया हुआ है, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो ये क्या है? गलत है। मैंने क्या कहा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में कभी भी कोई भी वो नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें गलत क्या है? यहाँ से विल हटा दें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ़ आई कम टू दिल्ली कॉमा आई विल मीट यू, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नोट पॉइंट आपका बोल रहा है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों, ठीक है, और दूसरे कार्य का होने पहले कार्य के होने पर निर्भर करे। पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। ठीक है, एज सुन एज का मतलब मैंने बताया था जैसे ही वैसे ही। ठीक है, वह जब क्या होगा? मिलेगी, मुझसे मिलने आएगी, जैसे ही वह मुझसे मिलने आएगी वह मैं क्या पहुंच जाऊँ? दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस के मुताबिक ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, बट दूसरा सेंटेंस इज अ करेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ तीसरा नंबर देख लेते हैं। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वे। ये भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि दोनों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, जैसे आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड हिज वे, इस टाइप से किया जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है नोट, फिर से दिया हुआ है, उपरोक्त वाक्यों में
इफ़ वाले भाग में विल, शैल और वुड का प्रयोग ना करें। जहाँ पर भी इफ़ का प्रयोग हो वहाँ पर किसका प्रयोग नहीं करना है, विल, शैल, वुड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नोट दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्द इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आइए देखते कौन से सेंटेंसेस है। ये सेंटेंस दे रहा है जैसे इफ़, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर पहला नंबर दिया हुआ है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग भी कभी नहीं होगा। ठीक है, नॉट का प्रयोग इसमें कभी भी नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखने वाली है, यही सब एरर में पूछी जाती है। कंडीशनल सेंटेंसेस में व्हेन के बाद विल और शैल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वो सोचे कि आप क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो आपने विल और शैल का प्रयोग तुरंत कर दिया, तो ये गलत कहा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये जो एरो बना है इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर वाक्य पूर्णतया वर्तमान में का हो तो मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में ही हो सकता है। ठीक है, जैसे इफ़ इट रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगले सेंटेंस में, बोल रहा है अगर वाक्य संभावना का हो, ठीक है, तो विल के स्थान पर मे और माइट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में संभावना प्रकट हो रही हो, ठीक है, जिस भी वाक्य संभावना प्रकट होगी तो मे और माइट का प्रयोग किया जाएगा। पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर बोल रहा है इफ़ इट रैन द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। ठीक है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग है, फॉर क्लास। ठीक है, अब दूसरा इसी प्रकार सेंटेंस दिया हुआ है इफ़ द फॉग रिमेन्स, फॉग का मतलब होता है बौछार होना। ठीक है, रिमेन्स द प्लेन में गेट लेट। ठीक है, इस प्रकार से। अब आते हैं अगले नोट पॉइंट में, अगर वाक्य अनुमति देता हो, ठीक है, अगर वह क्या कर रहा है, अनुमति दे, तो विल के स्थान पर मे का प्रयोग करेंगे। क्या दे, अनुमति दे, अनुमति लेने के लिए हमेशा मे का ही प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इफ़ यू फिनिश योर वर्क, ठीक है, यू मे गो होम। ठीक है, इस प्रकार से। अगर वाक्य में सलाह या आदेश दी जाए तो विल के स्थान पर क्या लगना चाहिए, शुड और मस्ट का प्रयोग करें। ठीक है, क्या प्रयोग करना, शुड और मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सप्रेसेस डेली। ठीक है, इस टाइप से किया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले नियम पर। अगला नियम आपका बोल रहा है अगर वाक्य शिष्टाचार संबंधित निवेदन का हो तो कुड और में इत्यादि का ज़रूरत अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ यू मीट हिम, ठीक है, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है इफ़ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी। ठीक है, जब अगर तुम दिल्ली आओगे तो मुझसे मिल के ही जाओगे। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक, दूसरे पर क्या होता है, दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। ठीक है, संभावना है। ठीक, कंडीशनल का मतलब होता है संभावना ही करना। ठीक है, कंडीशन अप्लाई इसमें। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। ठीक है, आप जो है बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि किसका प्रयोग करें, टैक्सी का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड टेल अदर रीड इट। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस पे। अगला नियम बोल रहा है कि इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग होता है। इफ़ यू हैव फिनिश द वर्क यू मे लीव। इफ़ दे हैव बॉट टिकट्स दे विल सैलरी गो टू सी द मूवी। ठीक है, श्योरली लिखा हुआ। ठीक है, श्योरली गो टू सी द मूवी। ये यहाँ पर किसका ख़त्म हुआ, प्रेजेंट के सारे कंडीशन ख़त्म हो चुके। अब यहाँ पर आते हैं इसमें पास्ट कंडीशनल पे। ठीक है, पास्ट कंडीशनल क्या होता है, बी नंबर शुरू हो गया इफ़ क्लास इन पास्ट टेंस। ठीक है, जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ़ के बाद तुरंत सिंपल पास्ट आएगा, तुरंत सिंपल पास्ट आने के बाद सब्जेक्ट के साथ वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ है
इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, आई वुड लैंड इट टू यू। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट का मतलब ये नहीं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगे, पास्ट का मतलब है पास्ट के सारे सेंटेंसेस का यूज़ होगा इस जगह, ठीक है। वाज वर, ठीक है, जैसे हो गया डेट का प्रयोग भी हो जाएगा, हैड का प्रयोग भी हो जाएगा, हैड बिन का भी यूज़ होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नियम पे। ऐसे वाक्यों में इम्प्रॉबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी इफ़ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख है वह नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे उस पे कि उपरोक्त वाक्य में इफ़ आई हैड मनी से स्पष्ट है कि पैसे नहीं थे, ठीक है, कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब बढ़ते हैं सी नंबर पे। पास्ट के लिए इतना ही था। सी नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका नियम क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है इफ़ आई, ठीक है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर हटेगा कॉमा लगने के बाद, ठीक, कॉमा इसमें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं इसके बाद एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल इसका दे रहा है, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ठीक है, इस टाइप से होगा। आई हैड सीन यू, मैंने तुमको क्या, मैं तुमको देख चुका हूँ, देख चुका था। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तुमने मेरी कार को रोका, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब ये दूसरा बोल रहा है, अब आगे देखते हैं रूल। बोल रहा है ऐसे वाक्य में इफ़ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का ना होना दर्शाया जाता है, ठीक है, जो कार्य इसमें उल्लेख किया जाएगा उस कार्य का ना होना दर्शाया जाता है। इफ़ आई हैड सीन यू, ठीक है, इससे तात्पर्य है आई हैड नॉट सीन यू, मैंने तुमको नहीं देखा, इस टाइप से किया जा रहा। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। ऐसे वाक्यों में इफ़ को हैड से रिप्लेस किया जाता है तब फार्मूला क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो पहला सेंटेंस बन गया, बट इसके बाद जब कंडीशन अप्लाई होने के बाद सेंटेंस लास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड आई सीन यू आई वुड इफ़ आई नहीं सॉरी हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ठीक है। ये अब तीन इम्पॉर्टेंट रूल क्या है जो मेन काम करते हैं हर जगह, ये तो अभी परिचय था आप लोगों का। इम्पॉर्टेंट रूल जो अब स्टार्ट हुए हैं, तीन इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, ठीक है, देखते हैं थ्री इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो पहला नियम बोला है इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा सिंपल फ्यूचर, ठीक है, इसका प्रयोग होगा। अब देखते हैं दूसरा बोल रहा है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉमा लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तीसरा बोल रहा है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट ही उसको टेंस कहा जाएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या है, मेन आपको यही तीन रूल आपको याद करने हैं, कंडीशनल सेंटेंस आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कुछ अलग भी प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे काल्पनिक पद की जो बातें होती है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इफ़ आई वर बर्ड, अगर यदि मैं क्या होता, पक्षी होता तो मैं भी आसमान में उड़ सकता था, ठीक है, इस टाइप से बनाया गया। बढ़ते हैं अब अगले उस पर। अगला नियम बोल रहा है काल्पनिक पद यानी पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, नीचे दिए गए शब्दों के साथ वास का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए
दिया हुआ इफ़, एज, थॉट, इन केस, एज इफ, वुड, दैट एवं आई विश। ठीक है, तो इनका के साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है ही सोल्डेड मी एज इफ़ ही वाज माई फादर, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जबकि किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एज इफ़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं फिर से याद दिला दूंगा आप सभी लोगों को, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे भी ज्ञान ड्रीम एकेडमी डालकर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें जुड़ने के बाद आपको पर डे आपको जो भी क्लास यहाँ पर लगेगी तो आपको पीडीएफ आवश्यक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, फिर चाहते हैं इफ़ क्लास में हम अनलेस, सो लॉन्ग, एज सुन एज, व्हेन, प्रोवाइडेड, सपोज, इन केस, बट, फॉर, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मतलब क्या है कि अनलेस, सो लॉन्ग या एज सुन एज, व्हेन, प्रोवाइडेड, सपोज, इन केस, बट, फॉर। ठीक है, इफ़ क्लास में इनके ही साथ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नोट, यहाँ पर अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमेशा आप याद कीजिए, अनलेस एक प्रकार का खुद ही नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, तो इस पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड से तात्पर्य है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, अब यानी अनलेस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस इक्वल टू इफ़ प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका अनलेस लगा है, ठीक है, अगर आपका अनलेस लगा है तो आप जो है, मैं फिर समझा दे रहा हूँ, अगर आपका सेंटेंस में अनलेस लगा है तो उसके बाद किसका प्रयोग होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बट अगर यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बोले तो नेगेटिव का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आपको बात ये याद रखनी पड़ेगी कि अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में। पूरी इंग्लिश या पूरी लैंग्वेज में कभी भी अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है आई सेल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम एलाइव। अब यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी कहीं नहीं किया गया है। As soon as the train comes, there will be rush for seats। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल हैं। अब चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ है When he comes to Delhi, I will go to meet him। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं से सारा समाप्त हो गया। कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार का बिल्कुल छोटा टॉपिक था और इससे भी कई सारी एरर्स बनती है। मैं सभी चैप्टर ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे आप सभी के लिए एक एक एरर ही उठाऊंगा और टॉपिक बाय टॉपिक एरर कराता चले जाऊंगा। ठीक है, और आप सभी ने अगर टेंस नहीं पढ़े तो मैं टेंस के टॉपिक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डाल दूंगा, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।